गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे उदारवाद। उदारवाद आधुनिक युग की सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली विचारधारा है। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता के आधार पर ही आधुनिक युग को उदारवाद का युग भी है वो कहा जाता है। और साम्यवादी विचारधारा के अवसान के बाद जो उदारवाद है वो वर्तमान में निर्विवाद रूप से एक सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है वो बन गई है। उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहा जाता है और लिबरलिज्म की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस से हुई है और लिबरलिस शब्द का अर्थ होता है हिंदी में स्वतंत्रता। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता, लोकतंत्र, व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन, मुक्त अर्थव्यवस्था आदि को महत्व देती है। उदारवाद का जनक है वो जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक के अलावा जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, टीएच ग्रीन, हॉब्स, लास्की आदि सभी उदारवाद के समर्थक विचारक है वो माने जाते हैं। प्रारंभ से लेकर अब तक उदारवाद के दो रूप या दो प्रकार सामने आए हैं। आइए अब उदारवाद के इन दो रूपों पर चर्चा करते हैं। उदारवाद का पहला रूप है नकारात्मक या पुराना उदारवाद या नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद। उदारवाद का जो दूसरा रूप है वह है सकारात्मक या नया उदारवाद। तो आइए पहले अपन जानते हैं नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद के बारे में। नकारात्मक उदारवाद का प्रारंभिक रूप है और नकारात्मक उदारवाद जो है वो व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता का समर्थन करता है और ये मानता है कि राज्य का कार्यक्षेत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। एक का बढ़ना दूसरे का घटना होता है, यानी राज्य का जब कार्यक्षेत्र बढ़ता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रताएं कम हैं वो होती हैं और व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रताएं तभी संभव होंगी जब राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होगा। तो इसलिए नकारात्मक उदारवाद जो है वो व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता की कामना करता है और अधिकतम स्वतंत्रता तभी संभव होगी जब राज्य कम से कम काम करेगा। तो इस प्रकार नकारात्मक उदारवाद है वो न्यूनतम राज्य का समर्थन करता है। न्यूनतम राज्य का मतलब है कि राज्य कम से कम काम करे, यानी राज्य केवल सुरक्षा का ही काम करे, बाकी सभी मामलों में व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दे। ये मानते हैं कि व्यक्ति में इतना विवेक और बुद्धि होती है कि व्यक्ति स्वयं अपना कल्याण या विकास कर सकता है। इसलिए राज्य को जो है वो व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए। राज्य को सुरक्षा के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करने चाहिए। तो और जो राज्य केवल सुरक्षा का काम करता है उसी राज्य को पुलिस स्टेट भी है वो कहा जाता है। तो इस दृष्टि से नकारात्मक उदारवादी जो हैं वो पुलिस स्टेट का समर्थन करते हैं। नकारात्मक उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का मतलब होता है कि राज्य आर्थिक मामलों में, अर्थव्यवस्था में किसी तरह का इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाजार को जो बाजार की शक्तियों के हवाले छोड़ देना चाहिए। बाजार मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। राज्य को उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कौन गरीब है, कौन अमीर है, ये देखना राज्य का काम नहीं है। कौन आगे है, कौन पीछे है, ये भी देखना राज्य का काम है वो नहीं है। जो ज़्यादा काम करेगा वो पैसा कमाएगा, वो अमीर बनेगा। जो नहीं काम करेगा वो गरीब बनेगा। गरीब को अमीर बनाने का प्रयास राज्य को है वो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो नकारात्मक उदारवाद है वो जो मुक्त अर्थव्यवस्था और एक पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन है वो करता है। नकारात्मक उदारवादी हैं वो राज्य को जो है वो एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार है वो करते हैं। राज्य एक बुराई है क्योंकि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को कम करता है, लेकिन राज्य आवश्यक भी है क्योंकि राज्य व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है वो होता है। इसी आधार पर जो नकारात्मक उदारवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। नकारात्मक उदारवादियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस आदि को प्रमुख विचारक है वो माना जाता है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं उदारवाद के दूसरे रूप सकारात्मक उदारवाद की। सकारात्मक उदारवाद या नया उदारवाद। यूरोप में 200 साल तक नकारात्मक उदारवाद प्रचलित रहा और
नकारात्मक उदारवाद के दुष्परिणाम भी सामने हैं। नकारात्मक उदारवाद में चूँकि अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, खुला छोड़ दिया गया, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, जिसके परिणाम स्वरूप जो पूंजीवादी व्यवस्था विकसित हुई और गरीबी और अमीरी की खाई है जो उत्पन्न हो गई, यानी भयंकर आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई। अमीरों पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहा, तो अमीरों ने अपना आर्थिक लाभ कमाने के लिए मजदूरों का, गरीबों का भयंकर शोषण किया, जिसके परिणामस्वरूप एक अमानवीय व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसे रोकने के लिए जो है उदारवाद का एक नया रूप अस्तित्व में आया, और वो नया रूप ही है सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद में राज्य को कोई बुराई नहीं बल्कि एक अच्छाई के रूप में स्वीकार किया गया, और राज्य को केवल सुरक्षा का ही नहीं बल्कि जन कल्याण का साधन भी है वो माना गया। और नकारात्मक उदारवाद में जब ये कहा गया था कि राज्य कोई काम सुरक्षा के अलावा कोई काम नहीं करेगा, जबकि सकारात्मक उदारवादियों ने कहा कि राज्य जो है वो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप भी करेगा, और राज्य जो है मानव के कल्याण के लिए अनेक कार्य अपने हाथ में लेगा। और राज्य जो ये सकारात्मक उदारवादियों ने जो है वो मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, और ये कहा कि राज्य जो है वो गरीबी और अमीरी की खाई को दूर करने का प्रयास करेगा। सकारात्मक उदारवादियों में मिल, ग्रीन, हाउस लास्की आदि को प्रमुख विचारक है वो माना जाता है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों की या उदारवाद के प्रमुख लक्षणों या विशेषताओं की। उदारवाद की सबसे प्रमुख विशेषता है स्वतंत्रता। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करती है, और उदारवाद ये चाहती है कि व्यक्ति को जितनी स्वतंत्रता दी जा सके उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अधिकतम संभव स्वतंत्रता का समर्थन उदारवाद है वो करता है, क्योंकि उदारवाद का मानना है कि स्वतंत्रता के वातावरण में ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। उदारवाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता या लक्षण है वो है मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद जो है वो मानवीय विवेक और बुद्धि में विश्वास रखता है, और ये मानता है कि व्यक्ति में इतनी बुद्धि और विवेक है कि वह अपना स्वयं विकास कर सकता है। उदारवाद का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है और मान्यता है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, यानी उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को व्यक्ति के कल्याण का साधन है वो मानता है। इसका अर्थ ये भी होता है कि व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति होता है, व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति होता है, और राज्य जो है वो महत्वपूर्ण नहीं बल्कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। राज्य तो केवल व्यक्ति के कल्याण का एक साधन मात्र है। तो इस प्रकार उदारवाद व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। उदारवाद का अगला महत्वपूर्ण लक्षण है सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो असीमित और निरंकुश सत्ता का सदैव विरोध करती है, और असीमित सत्ता के स्थान पर सीमित और संवैधानिक सत्ता का समर्थन करती है। यानी सत्ता ऐसी हो जो नियमों के अनुसार काम करे, संविधान के अनुसार काम करे, और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं में कोई हस्तक्षेप न करे। उदारवाद का अगला लक्षण है आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, और ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने, संपत्ति अर्जित करने और संपत्ति को संग्रहित करने का अधिकार है वो होना चाहिए। उदारवाद का अगला लक्षण है सार्वजनिक कल्याण। उदारवाद सार्वजनिक कल्याण का समर्थक है, और वह राज्य को व्यक्ति के अधिकतम कल्याण का एक साधन है वो मानती है। उदारवाद का अगला महत्वपूर्ण लक्षण है परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध करना। उदारवाद जो है वो प्राचीन परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध करता है, और अंधविश्वासों के स्थान पर उदारवाद विवेकवाद और बुद्धिवाद का समर्थन है वो करता है। अगली मान्यता है लोकतंत्र में विश्वास। उदारवाद जो है वो लोकतंत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण
और जो अच्छी शासन प्रणाली मानता है, और उदारवाद लोकतंत्र का पूरी तरह से समर्थन करता है, क्योंकि लोकतंत्र में ही जो नागरिकों की अधिकतम स्वतंत्रता और समानता संभव है। उदारवाद का अगला लक्षण है धर्मनिरपेक्षता। उदारवाद जो है वो एक ऐसी विचारधारा है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन वह राज्य के किसी धर्म विशेष के पक्ष लेने का समर्थक नहीं है। ये मानता है कि सभी धर्म के लोग जो हैं वो अपने धर्म के अनुसार आचरण करें, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य धर्म के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उदारवाद का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है विधि का शासन, यानी विधान। जो उदारवाद है वो रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि राज्य में जो है विधि सर्वोच्च हो और विधि से ऊपर कोई नहीं हो, और विधि जो है वो सब पर समान रूप से लागू हो। उदारवाद की अगली महत्वपूर्ण मान्यता है वो है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का समर्थन। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा एक प्राचीन धारणा है जिसमें जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये 3 अधिकार जो हैं वो व्यक्ति के लिए आवश्यक माने गए हैं, और ये माना गया है ये अधिकार व्यक्ति को समाज या राज्य नहीं देता, बल्कि ये अधिकार व्यक्ति को प्रकृति प्रदान करती है। इसलिए ये 3 अधिकार किसी भी समाज और राज्य को छीनने का अधिकार नहीं है। तो ये इस प्रकार जो उदारवाद है वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करती है। अगली और आखिरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है उदारवाद की वह है लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नकारात्मक उदारवादियों ने जो है वो केवल पुलिस स्टेट का समर्थन किया, और पुलिस स्टेट वो होता है जो केवल सुरक्षा का कार्य करता है, सुरक्षा के अलावा लोगों के कल्याण के कोई कार्य नहीं करता। लेकिन जो उदारवाद में जब सकारात्मक उदारवाद आया तो नकारात्मक उदारवाद में पुलिस स्टेट के स्थान पर वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को स्वीकार है वो किया। और वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो मनुष्य के जीवन व्यापन से संबंधित सभी कार्य करता है। और जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में यह कहा गया है कि राज्य जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो व्यक्ति के जीवन निर्वाह के समस्त कार्य है वो करेगा। और चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, या जो अन्य किसी तरह की आर्थिक सहायता हो, राज्य जो है मानव जीवन को संभव बनाने के लिए सभी प्रकार के कार्य करेगा, यानी मानव कल्याण से संबंधित सभी प्रकार के राज्य करेगा। और तो इस प्रकार जो है उदारवाद जो है वो वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समर्थन करता है। तो ये है उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत या मान्यताएं। धन्यवाद।